अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे और सबसे पहले आज हम बात करेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड चाइना रिलेशनशिप के हवाले से। ये रिलेशनशिप चाहे वो सिपैक के हवाले से बात हो या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से ऑलरेडी हमेशा लाइमलाइट में रहता है। लेकिन अब हमने देखा जब प्रेसिडेंट साहब का विजिट चाइना और चाइना के अंदर और साथ साथ यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम कुछ फेडरल मिनिस्ट्रीज़ भी मौजूद थे। यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप हमेशा से उन बुलंदियों पर है जिसका हमें इंतज़ार होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं उन MOUs की, उस इंडस्ट्रियल शिफ्ट की जो कि ऑफ कोर्स अब आने वाले दिनों में शर्मिंदा ताबीर होगा और आने वाले दिनों में ये चीज़ें सामने आएंगी जिसका पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी अरसे से वेट कर रही थी। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कुछ मेमोरेंडम्स भी साइन हुए और ये मफाहमती याददाश्तें यकीनन आने वाले दिनों में हमें जब इसके इम्प्लीमेंटेशन होंगे तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा ये हमारी बिजनेस में और इकोनॉमी में ऐड ऑन करती हैं। तो आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कहा है कि ऑफ कोर्स जब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रंग लेकर आ रही हैं और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो इनिशिएटिव लेना है तो उसमें कहा है कि जल्दी अपने टाइम फ्रेम के अंदर ये प्राइवेटाइजेशन की जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इससे फिर टाइम भी एक कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा और जो प्राइवेटाइजेशन यानी कि SOEs की जो प्राइवेटाइजेशन होनी है तो उससे फिर जो एक डेफिसिट्स है उनको कंट्रोल किया जाएगा। आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट अगेन एक इंसेंटिव देने जा रही है और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट रिलीफ देंगी तो FBR से जो न्यू हम कह सकते हैं क्लॉज ऐड ऑन हुए थे तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई निगोसिएशन होगी। तो यकीनन जब बजट पेश किया जाएगा तो इसमें तमाम चीज़ें वाज़े तौर पे दिखाई देंगी। आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी डिटेल डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इसके कौन से इफ्स एंड बट्स हैं जो अब तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। एक और न्यूज़ आपको बताना ज़रूरी है, फिच की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच, जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी के नंबर्स को मुस्तहकम करार दिया है और कहा है कि ये ग्रोथ ऑफ कोर्स इसमें जारी है और जैसे जैसे ये ग्रोथ हो रही है या जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि GDP ग्रोथ बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर एक अच्छी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। आज फिच जो कि एक रेटिंग एजेंसी है इसकी रिपोर्ट के हवाले से कम्प्लीटली इस रिपोर्ट को डायसेक्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि अब आने वाले दिनों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन हैंड मौजूद हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से बात करें या इकोनॉमिक जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। सो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा ने ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन पहले देखते चलते हैं रिपोर्ट, फिर वापस आते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसकी आबादी का बेशतर हिस्सा खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक है, इसलिए यहाँ ज़राई इनकम टैक्स का माशी किरदार बुनियादी हैसियत का हामिल है। वतन अजीज में ज़राअत मुल्क की मईशत में तकरीबन 22% हिस्सा रखती है और लगभग 37% आबादी को रोजगार फराहम करती है। ज़राई आमदन पर टैक्स की शरह माजी में कम रही, जो दीगर शोबों के मुकाबले में अदम तवाज़ुन पैदा करती थी। मौजूदा हुकूमत के आलमी मालियाती फंड के साथ हालिया मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने ज़राई आमदन पर टैक्स की शरह को दीगर शोबों के मसावी करने का अहद किया ताकि हुकूमती आमदन में इजाफा हो और माली खसारा कम किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से कहा है कि ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा है, जबकि वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि ज़राई शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। हालिया कानून साजी के मुताबिक सालाना 6 लाख रुपए तक की ज़राई आमदन टैक्स से मुस्तस्ना होगी, जबकि 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की आमदन पर 15%, 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 20%, 16 लाख से 32 लाख रुपए तक 30%, 32 लाख से 56 लाख रुपए तक 40% और 56 लाख रुपए से जायद आमदन पर 45% टैक्स लागू होगा। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 1% से 10% तक सुपर टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स लागू होगा। कारपोरेट फार्मिंग के लिए छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 29% टैक्स आयद होगा। पंजाब असेंबली ने नवंबर, खैबर पख्तूनख्वा ने जनवरी और सिंध बलूचिस्तान ने रवां हफ्ते ज़राई इनकम टैक्स का बिल मंजूर कर लिया है। ज़राई इनकम टैक्स का मकसद ज़राई शोबे से मुनासिब टैक्स वसूली को यकीनी बनाना और मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम पैदा करना है।
रिपोर्ट आपने देखी, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं चीज़ें जो है वो इनकम टैक्स के हवाले से बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी टैक्स नेट में लिया गया है। तो मैं डॉक्टर नूर फातिमा से ही पूछना चाहूँगी सबसे पहले रिपोर्ट के हवाले से। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आपने देखी है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स के हवाले से स्लैब्स भी एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसाइड कर दिए। अब ये ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स नेट में आएगा तो इसके थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स बोथ होंगे। तो क्या लगता है आपको, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री या अगेन ये भी चीज़ होने जा रही है? देखिए, डिमांड तो बहुत अरसे से इस चीज़ की थी, इवन IMF की थी कि जो आपका 20% से ज़्यादा GDP में एक कंट्रीब्यूशन है, रोल है, तो वो अंडर टैक्सड है या बिल्कुल टैक्स नहीं है कुछ चीज़ों पर, कुछ एरियाज़ के ऊपर। अब उन्होंने जो टैक्स का चूँकि देखिए ना, अब इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट अगर आप देखते हैं गवर्नमेंट का इस टाइम के ऊपर, तो वो एक टैक्स टारगेट को पूरा करना है। अच्छा, अभी बहुत अरसे तक हिस्ट्री में आप जाके देखें तो एक सैलरीड क्लास थी जिसका चूँकि डिडक्शन हो जाती है, एक दफ़ा होती है और वो हो रही है क्योंकि वो ज़ाहिर है कि दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। लेकिन एग्रीकल्चर जो है ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, पाकिस्तान का है, एग्रेरियन बेस करता है। अब इशू ये है कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए थी GDP के अंदर, वो भी है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन जो कि आप अर्न कर रहे हैं और उसको वापस कितना दे रहे हैं वो मैटर करती थी, जो कि अभी तक नहीं थी उस अंदाज में। अब देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम थिंग, और हमेशा चीज़ें जो हैं कुछ ट्रायल में जाती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं और इसमें भी आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसको अंडरस्टैंड करना या इसको प्रॉपरली एक एलेबोरेट करना, कोई भी पॉलिसी जो है वो एक गो में इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती। नेचुरली आप उसको देयर इज़ अ डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट उसका एरियाज़ हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट अच्छी चीज़ ये है कि एक इनिशिएटिव है, एक इंटेंट है। गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी और अपने एक्सचेकर के लिए भी ये एक सोर्स का इंटेंट ज़रूर बताया उन्होंने कि दैट दिस व्हाट वी नीड टू डू, और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द एमिकेबल थिंग टू डू। और इसको स्लोली, इमीडिएटली मैं नहीं समझती, इमीडिएटली डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ रेजिस्टेंस आएगी, बल्कि ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स भी गवर्नमेंट भी चलेगी ना। देखिए ये ऐसे ही है, कंसल्टेशन भी होगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना बड़ी आइडियलिस्टिक वे में जो है कंसीव की जाती हैं, व्हेन दे कम दे वॉक प्रैक्टिकली, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ ये सॉल्व करने की ज़रूरत है। बट जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि जी आपको रेवेन्यू की ज़रूरत है। आप एक सैलरीड क्लास से, रिटेल से कितना टैक्स ले सकते हैं? इतना स्क्वीज नहीं कर सकते। और बाकी जो सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट है, बाकी एग्रीकल्चर, देखिए ना ये सब चीज़ें अब हुई हैं, रियल एस्टेट को ज़्यादा कर दिया। इनकम पे टैक्स की अप्रोक्सीमेशन लगाना ये भी तो एक डिफिकल्ट टास्क होता है, लाइक नहीं पता कि कितना कैश कितना उन्होंने विड्रॉ किया है, वो और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी गंदम हुई या कितनी कपास हुई और कितना ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, इस पे कितना टैक्स लगना देखिए चाहिए। ये कुछ और फर्दर इंडिकेटर्स डेवलप करने पड़ेंगे कि किस अंदाज में आपको, देखिए उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे आप रख सकेंगे। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ये कम से कम एक पॉलिसी देखिए, कम से कम मैं समझती हूँ, देखिए जिस तरह से हमारी जो वाटर पॉलिसी है वो 2018 में जाके आई थी। अच्छा, देयर वाज नो वाटर पॉलिसी। मैं ये कहती हूँ प्रॉब्लम्स आएंगे पॉलिसी में, दैट्स हाउ इट इज़, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन नई चीज़ ये है कि आपकी पॉलिसी ना हो, तो वो तो बिल्कुल नहीं ठीक। अब ये कि पॉलिसी तो है, और प्रोविंशियल लेवल पे भी इसको जो है सराहा गया, ये बिल मंजूर किए गए, तो फिर इसके ऊपर यकीनन काम होगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान एंड चाइना के हवाले से डिस्कशन करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट साहब का विजिट, और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ मेमोरेंडम साइन हुए। पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ब्रदरली कंट्रीज, और फिर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान और चाइना साथ साथ रहे। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है अभी आने वाले दिनों में, खासकर जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल शिफ्ट्स का टू पाकिस्तान? देखिए इसको अब जो प्रोसेस पाकिस्तान का और चाइना का एक डिप्लोमेटिक रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस, ये इसको कलमिनेट हुआ एक तो बहुत बड़े इवेंट जो कि CPEC 1 आया। अब उसकी सक्सेस जो पाकिस्तान ने कर दिखाई, उसके बाद अब आपको उसका बेनिफिट क्या हुआ, CPEC 2 आ रहा है। अच्छा, अब CPEC 2 में कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर आती हैं। एक तो वही मैंने कहा ना, किसी भी पॉलिसी आप सीखते हैं कि उन्होंने कहा जी 2-3 एरियाज़ हैं जिस पे अब हमने काम करना है, चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलके। उसमें इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी ग्रोथ। तो अब ये वो है जिसने सारे ही प्रोजेक्ट्स को
बेसिकली एक इसमें जो है एम्बेडेड है एक तरह से. अब देखिए इंडस्ट्री में क्या करना है आपको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जी, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र है, और पॉवर्टी ग्रोथ से जितने भी आपके कॉरिडोर्स हैं और जो सी पैक की रिमेनिंग चीज़ है, कॉरिडोर्स हैं. फिर ये है कि लोकल लोगों को सारे पाकिस्तान को बाहर नहीं भिजवा सकते, लोकल जो लोग हैं उनको जॉब उनकी जगहों के अंदर प्रोवाइड करना, जो स्टार्टअप्स हैं या बिजनेसेस हैं, वो टेक्नोलॉजी विल मेक इट ईजी. तो ये 3 सेक्टर्स हैं, और ये वो हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर का उड़ान पाकिस्तान को भी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो उनका विजन है. अब अच्छा नूर फातिमा साहिबा, जब हम बात करें गवादर के हवाले से, और आपने कहा कि पॉवर्टी एविलिएशन होनी चाहिए, मतलब होनी तो चाहिए, इस प्रोग्राम का तबका, हिस्सा है, इस प्रोग्राम का Poverty, हिस्सा है, और poverty, एक मुतवस्सित तबका जिसको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ज़रूरत है. जिसको चाहिए कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको रोज़गार फराहम हो, हाँ. तो उनके लिए बहुत बड़ा काम होने जा रहा है. तो सिपैक 2 या सिपैक फेज़ 2 जिसे हम कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारे रीजन के अंदर ये कितना ज़्यादा एक कनेक्शन बिल्डअप कर सकता है? देखिए सी पैक 1 ने एक ग्राउंड बनाया आपके लिए, उसने रीजन की कनेक्टिविटी और आपकी जो एक कहना चाहिए ना कि एक वो पावर जिससे आप कैपिटलाइज कर सकते थे, उसने आपको वो पावर दिया. आपने रशिया को उसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की, अफ़गानिस्तान को ऑफ़र किया, सेंट्रल एशिया को ऑफ़र किया, इंडिया को ऑफ़र किया, ईरान को ऑफ़र किया. ठीक है, अब 2 से ये है कि जो चीज़ें आपने उसमें समझा था कि कुछ कमी अगर ऐसी रह गई थी जो कि उसका पार्ट नहीं था, अब 2 से आप उसको फर्दर हाइट्स पे लेके जाएंगे. और बहुत नेचुरली देखिए, जब आपके रोडवेज़, रेलवेज़ और आपके जो कॉरिडोर्स बनेंगे, इससे ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है और आपका जो कनेक्शंस हैं, तो दुनिया में तो चेंज सिविलाइजेशंस की आई ही आपकी रास्तों के थ्रू हैं. तो ये जब आपकी चीज़ें बन रही हैं तो ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. लेकिन जो आपकी बाकी कनेक्टिविटी, इकनॉमिक कनेक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड से, और जो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन इंडस्ट्री, इससे बहुत ये टर्न अराउंड हो सिचुएशन. डॉक्टर साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी बात की है, प्राइवेटाइजेशन के जितने भी मराहिल हैं उनको जल्दी तय होना चाहिए, अपनी टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए. ये वाज़े तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, चाहे हम PIA के हवाले से बात करें, स्टील मिल या और डिफरेंट SOEs जो उस वक्त ब्लीड कर रहे थे, अब उनके अंदर भी काम किया जा रहा है. बहुत सारे SOEs को कोशिश की जा रही है कि वो अब प्रॉफिट मेकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बने. तो क्या लगता है कैसे ये जो है वो कंफर्म किया जाएगा, या पूरे साल के अंदर जो चीज़ें हैं टाइम फ्रेम रखा गया है इसको पूरा किया जाएगा? बहुत मुश्किल टास्क है. देखिए यकीनन, लेकिन होना तो है. बिल्कुल है, लेकिन इफ़ वी विल नॉट फॉरगेट इट, तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका IMF के साथ कमिटमेंट है, वो प्राइवेटाइजेशन इज़ टॉप ऑफ दैट, राइट. सो आपको नेक्स्ट ट्रांच भी अभी लेनी है उसमें, और उसमें आपकी कमिटमेंट है. कमिटमेंट तो चले हम ये कहते हैं, हाँ अच्छा, उसमें कमिटमेंट तो अपनी जगह एक है, लेकिन वो कमिटमेंट पर से कमिटमेंट नहीं है. वो कमिटमेंट इसलिए है कि आपने अपना डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना है, आपने अपना बर्डन, आम आदमी के टैक्स के ऊपर बर्डन आपने कम करना. वो पैसा आप उठा के दे रहे हैं, जो आपको डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए वो आप जाके दे रहे हैं ब्लीडिंग SOEs को, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को दे रहे हैं. तो जब आप इनको दे रहे हैं और वो ब्लीड कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन, तो या तो आप उनको करेक्ट कर लें, दे शुड बी इन द गुड हेल्थ, और या आप उनको सेल कर दें, एटलीस्ट प्राइवेटाइज कर दें. 50% और 51% स्टेक्स का जो है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल है और इसके ऊपर काम किया जाएगा. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगेन कुछ हम कह सकते हैं रिलीफ देने की बात हो रही है, चाहे वो हम टैक्स के हवाले से कहें, FBR उनको रिलीफ दें, या फिर उनको थोड़ा सा कोई पैकेज वगैरह दिया जाए. क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ बजट में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है? देखिए आप अगर गौर करें ना पिछले बजट से अब तक, तो जो आपको डाउन टर्न नज़र आएगा वो आपको रियल एस्टेट में पाकिस्तान में नज़र आता है. पाकिस्तान की अपनी कुछ जिसे कहना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं. जब लोग पैसा बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपके इसमें राइजिंग इंटरेस्ट है. अच्छा, फिर आप ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो आपके असेसमेंट है, 10 मिलियन हाउसेज यूनिट्स जो है ना, वो गैप आ रहा है इस वक्त आपको घरों का पाकिस्तान के अंदर. अच्छा, वो चाहिए.
अच्छा, अब वो ज़ाहिर है कि वो लोग हैं जिनको अफोर्डेबल हाउसेस चाहिए। जब आप इतना हैवी टैक्सेस या हैवी उनके ऊपर एक वो जो आ जाएगा चेक्स ना, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि वो लोग अपना घर नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जो मिडिल और नॉन मिडिल क्लास के यूनिट्स हैं, ठीक है। फिर इसमें सिर्फ घर नहीं है, रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर आप इसको बहुत एक्सपेंसिव कर देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, यू सी। तो ये बहुत कनेक्टेड, इट्स नॉट ओनली अ हाउस, इट्स सो मेनी थिंग्स। सो इसको थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा। घरों पे टैक्सेस, प्लॉट पे टैक्सेस, सेल रीसेल पे टैक्सेस, इसको थोड़ा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। इसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। Exactly. मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखने चलते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज की मार्केट में 100 इंडेक्स परफॉर्मेंस क्या रही? जी, हमारे पास 100 इंडेक्स परफॉर्मेंस मौजूद है। 1,10,301.16 पे मार्केट का आज आगाज हुआ। हायर साइड पे मार्केट की 1,10,905.09, लोअर वाज 1,09,686.52 एंड फाइनली क्लोजर 1,10,322.93। एक फ्लैट नोट अमिट पॉजिटिविटी देखा गया, 21.77 का इजाफा। आज हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक ब्रीद देखी गई है। वीक का लास्ट डे है और साथ साथ नेक्स्ट वीक से जब मार्केट ओपन होगी उस वक्त एक डिसाइसिव मार्केट होगी कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक ये जो एक पॉजिटिविटी और एक फ्लैट नोट देखा गया है, इससे थोड़े से तासुरात ये देखे जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टार्ट होगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछती चलूँ। डॉक्टर साहब, फिच की एक रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान की जो एक इकॉनमी है इसके नंबर्स को स्टेबलाइज उन्होंने करार दिया है। कहा है कि जो ग्रोथ है वो 3% और इससे ज़्यादा हो सकती है और जो इम्कानात हैं इकॉनमी के हवाले से वो थोड़ा सा स्टेबल हैं। तो क्या लग रहा है जब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज इस बात को सराह रही हैं? बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज़ को पूरी दुनिया में ज़रा वॉच किया जाता है। इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, दूसरे मुल्क इंटरेस्टेड होते हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप इससे स्ट्रेंथन होते हैं और नेचुरली ये आपकी हेल्थ को शो करते हैं, आपकी इकोनॉमिक हेल्थ को शो करते हैं, आपकी पावर्टी, आपकी जीडीपी, आपका ट्रस्ट, इन्वेस्टर का ट्रस्ट, लोकल ट्रस्ट, आपके स्टॉक मार्केट, आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आपकी जितनी भी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, फॉर इंस्टेंस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, SIFC, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, नॉट ओनली वन थिंग। और नेचुरली जिस तरह से दूसरे मुल्क इस वक्त आपके यहाँ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उसको रोल ओवर कर रहे हैं, पैसे को रोल ओवर कर रहे हैं, चाइना कर रहा है, सऊदीया कर रहा है, और इसके साथ साथ ही पैक्टू आपके पास आया, तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव जो नैरेटिव डेवलप हो रहा है उसका इफेक्ट है कि आपको ये रिपोर्ट दिखा रही है। अच्छा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी टैक्स नेट पे आ गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को टैक्स से रिलीफ थोड़ा से देने की बात की जा रही है, FBR में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, या फिर हम देखें कि गवर्नमेंट की होल पॉलिसीज़ जितनी ज़्यादा आ रही हैं ये इकोनॉमी को काफ़ी हद तक ट्रैक पे ले आई है। यानी कि वो चैलेंजेस जो हमने काफ़ी अर्से पहले देखे थे अब हम उसे कूप अप कर चुके हैं। अब हम एक रिवाइवल, एक ग्रोथ की तरफ आ गए। तो फाइनली ये सफ़र फिर नेक्स्ट FY26 में जा रहे हैं हम, तो क्या तैयारी है हमारी? क्या लगता है कि ये स्पीड अगर ऐसे रहेगी तो हम क्या अपने जो डेफिसिट्स हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, स्पीड ऐसे नहीं रहेगी, स्पीड को बहुत तेज़ होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे का मतलब तो रिकवरी है, ठीक है ना। अगर स्पीड सेम रहती है तो वो तो रिकवरी है आपकी, रिकवरी रहनी चाहिए। रिकवरी के बाद इस वक्त हम जिस स्टेज पे हैं, जिस पे अब जा रहे हैं, जिस तरह रिपोर्ट्स दे रही हैं, वो है स्टेबलाइजेशन स्टेज। तो स्टेबलाइजेशन के बाद कौन सी स्टेज है? ग्रोथ की स्टेज है। तो वी नीड टू एक्चुअली कैच अप दैट इफ वी नीड अनदर ट्रांच एंड आल्सो वी नीड टू कम आउट द GDP ग्रोथ बैक, राइट। सो हमें रिकवरी भी, हमें एक तो देखिए ना, जैसे आप होता है एक मरीज़ निकलता है ICU से और उसके बाद एक रिकवरी रूम होता है, रिकवरी से हम अल्हम्दुलिल्लाह अब निकल आए, रिकवरी से निकले, अब हम ज़रा एक स्टेबल उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जाना है। इफ़ वी आर एबल टू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और ये जो हमारा होता है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, फिर इट विल गो। चलें जी, पेशेंट अभी सेहतयाब हो जाए तो फिर हम बात करेंगे। फाइनली हम देख रहे हैं कि एक अच्छी वाइब्स आ रही है, चाहे हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें या इन्वेस्टर्स वो इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो ऑलरेडी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि अभी सऊदी डेलीगेशन आया, इससे पहले एक अमेरिकन डेलीगेशन आया, एक हाई अप डेलीगेट यहाँ तशरीफ़ लेकर आया। तो क्या लगता है जो इन्वेस्टमेंट या जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अपना कॉन्फिडेंस देख रही है, पाकिस्तान की एक इमर्जिंग मार्केट को देख रही है कि ये आइडियल मार्केट है और
कुछ अरसे बाद ये एक बहुत तरीके से उभरेगी। तो जो डॉक्टर साहबा, आप क्या समझती हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानीज़ इसको कैसे देखें, खासकर जो हमारी लोकल बिजनेस कम्युनिटी है? देखिए, अभी जो अमेरिकन की बात आपने की है बाकी, तो उन्होंने कैटेगोरिकल आपके एक सेक्टर को पॉइंट आउट किया है, वो है रियल एस्टेट का। और उन्होंने वो होमवर्क करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा 10 मिलियन की ज़रूरत है, उन्होंने आपको कहा है कि इतनी यूनिट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को घर मिले और बहुत ही रीज़नेबल इकनॉमिकल सिचुएशन में मिले। एक तो जाहिर है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सेकंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, थर्ड आपके पास फॉरेन एक्सचेंज, फोर्थ जो कॉम्पिटिटिव होने का चांस मिलेगा आपको। यू नीड टू कम अप आल्सो with the certain innovations and to come up into the market. उनके साथ आपके जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं, खुद भी आप काम कर सकते हैं। तो एक आपका एक मार्केट के अंदर एक फीलिंग जा रही है कि आपके सेक्टर में काम होने जा रहा है और बाहर से इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। व्हाई नॉट यू? सी, अगर बाहर के लोग आपके यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे कर सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव, जिससे कहना चाहिए कि फील है जो बाहर से आई है। एक अच्छे नैरेटिव, एक अच्छा वाइब्स जो जा रहे हैं, लोकल लोगों को थोड़ी सी स्ट्रेंथ इससे मिलनी चाहिए। और रीजन में हमारे पास भी अब काफ़ी बायलैटरल रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अगर हम रीजन में बात करें, चाहे हमारे ईरान के साथ या रशिया के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ, इवन हम गल्फ़ कंट्रीज़ को भी काफ़ी जो है वो अब अकोमोडेट कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ख़ासकर जो हमारी फूड बास्केट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है? देखिए, रशिया के साथ बहुत अच्छी बात है कि हमने टोटल रीओरिएंट किया है अपने फॉरेन रिलेशंस को। यूएई के साथ हमारा ऑलरेडी चल रहा था बहुत ही एक स्टेबल रिलेशनशिप, लेकिन अब आप उसको नई हाइट पे लेके जा रहे हैं। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, तो अभी कुछ अर्सा से जो पॉलिटिकल चेंज आई है उसके बाद एक अच्छी सी एक बड़ा पॉजिटिव सा एक जेस्चर आया है, और वो भी हमारे लिए आया है। ओनली द पॉइंट इज़ कि हम अपने आप को शोकेस कैसे करते हैं, हम अपने आप को मार्केट कैसे करते हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है। जो नेगेटिविटी है उसको उसकी जगह हम अपना जो वाकई जो रियल स्ट्रेंथ है, इट्स नॉट अबाउट द प्रमोशन ओनली, जो रियल स्ट्रेंथ है वो आप कैसे बता सकते हैं कि बाहर पूरी दुनिया से लोग आपके पास आ रहे हैं। नेचुरली यू हैव समथिंग ना, कि टू ऑफर समथिंग, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करके हम आपके मुल्कों में भी आ सकते हैं। हम आपके मुल्क उससे रिलेशंस, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, और गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू गो आउट एंड कम इन। This is facilitation, best facilitator. Right. Well, thank you so much, डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है और परसेप्शन ऑफ कोर्स ये बिल्डअप हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो तैयारियां हैं वो फाइनली अब रिजल्ट्स देती हुई दिखाई दे रही हैं। गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक के जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमी की कुछ न्यूज़ के हवाले से, जिसमें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी से लेके तमाम जो न्यूज़ थी आज की वो हमने आपसे डिस्कस की। सेकंड सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। ऑफ कोर्स यहाँ पर $40 मिलियन का इजाफा रिजर्व्स में पाकिस्तान के देखा गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि रिजर्व्स हम देख रहे हैं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास थ्री मंथ्स का जो एक इम्पोर्ट बिल है वो मौजूद है, और फाइनली जब रिजर्व्स में एक एड ऑन होता है और पाकिस्तान में जो डॉलर्स आते हैं तो ये यकीनन हमारे फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होता है। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इसके हवाले से, साथ साथ हम बात करेंगे SIFC के हवाले से। SIFC में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं, न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट्स को भी हम देख रहे हैं, और हम अज्यूम भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो एक SIFC से इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था कुछ डेलीगेट्स हर महीने के अंदर ही, बल्कि हम बात करें तो कोई ना कोई डेलीगेशन हमारे पास मौजूद होता है और कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो सऊदी
लीडरशिप की जानिब से हो या यूएस के हवाले से, हमारे पास ऑन कार्ड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद रहें, यही SIFC का मेन रोल है और इसी के ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, इसकी आउटसोर्सिंग के हवाले से। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक कंजोर्शियम बनाया गया था, उसकी पेशकश की गई थी लेकिन वो मुस्तरद हो चुकी है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास ऑन कार्ड्स मौजूद हैं और अब आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और जो प्राइवेटाइजेशन के मराहिल की बात हो रही है, तो उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कैसे फाइनलाइज होगा। और अब जबकि पूरा साल गुजर गया है और नेक्स्ट ईयर बजट भी अनाउंस होने वाला है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी जो ट्रिगर बिल्डअप कर सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, वो इंडिकेशन वाज़े तौर पे दे रहे हैं कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है या इकोनॉमिक जो एक डेलीगेट्स चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें कंप्लीशन की तरफ आ रही हैं। और साथ साथ जो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, चाहे हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से या हम बात करें IT के हवाले से, दोनों ही चीज़ें अभी इस ईयर के अंदर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा जब SIFC का क़याम हुआ था तो उस वक्त 5 चीज़ों को जो है वो फोकस किया गया था। उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइव स्टॉक, डिफेंस प्रोडक्शन और साथ साथ माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर को ऑफ कोर्स इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर बहुत काम हुआ। SIFC के अंदर जब सबसे पहले रेकोडिक के हवाले से और बैरक गोल्ड की एक हम कह सकते हैं कि इंडक्शन हुई और यहाँ पे कुछ माइनिंग एंड मिनरल के शोबे को थोड़ा सा उजागर करने के लिए काम हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा गया कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। आपको याद होगा पिंक सॉल्ट के हवाले से भी हमने प्रोग्राम किया था और पिंक सॉल्ट जो पाकिस्तान के नाम मेड इन पाकिस्तान के नाम से जो है वो अब होगा, ये भी SIFC के जो एक हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटी थी उसका हिस्सा बनाया गया। आज इसके हवाले से भी डिटेल बात करेंगे कि SIFC के अंदर जो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर है वो कितना ज़्यादा उसमें ऑप्शंस मौजूद हैं और अब जो माइनिंग एंड मिनरल के हवाले से, कॉपर के हवाले से जो काम हो रहा है वो कितना ज़्यादा अब आने वाले दिनों में मज़ीद उसके अंदर जो है वो काम होता हुआ दिखाई देगा और पाकिस्तान इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है। गोल्ड के ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं, तखमीना लगाना मुश्किल है लेकिन ये है कि हमारे पास मौजूद हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इन कराची स्टूडियोज़ वी हैव अ गेस्ट, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, क्या समझते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और अभी आज की ही न्यूज़ है कि $40 मिलियन का इजाफा देखा गया है। रिजर्व्स का बढ़ना और इंपोर्ट बिल का हमारे पास एक किटी में जो है वो एक पैसे होना कितना इम्पोर्टेंट है सर? बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो की तरफ जा रहे हैं और आप ओवरऑल देखें हर डायरेक्शन में ना थोड़ी थोड़ी बेहतरी आ रही है। फिर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के 2 मसाइल थे, एक मसला था इंटरेस्ट रेट का और दूसरा मसला था एनर्जी कॉस्ट का। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। अभी 13% था, वो 12 हो गया और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगी। फिर आप ये भी देखिए कि इस वक्त कारों की भी जो ऑटोमोबाइल की सेल्स जो है पिक हुई हैं और उनके जो सेल्स जनवरी में थे वो दिसंबर से काफ़ी बेहतर है और भी इसके अलावा भी जनरल इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और रहा मसला कि इंपोर्ट्स का, तो इंपोर्ट भी एक जगह पे आके स्टैटिक है, कोई बहुत इंपोर्ट बढ़ नहीं रही है। अच्छा ज़ुबैर साहब, हम देख रहे हैं कि आपने सही कहा कि कार फाइनेंसिंग के हवाले से या कार की ऑटोमोबाइल सेल्स में जो है वो एक इजाफा देखा गया है। ऑफ कोर्स हम इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने इंटरेस्ट रेट का भी जिक्र किया। इंटरेस्ट रेट में कमी होना इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसे विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? क्योंकि अब उनकी डिमांड ऑल्दो आप लोगों की है कि आपको सिंगल डिजिट चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इन्फ्लेशन की नंबर्स को और आने वाले दिनों में फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए
थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करते हुए चलना, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं उनका ये आइडिया है और फिर एक गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, तो क्या लगता है आपको कैसे हम इससे जल्दी से जो है वो इसे कम होते हुए देख सकते हैं? और दूसरा ये कि IPPs के मसाइल भी अब हल हो रहे हैं, तो आप कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टैरिफ्स हैं इलेक्ट्रिकल एक गुड्स के हवाले से या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से वो कितना कम होगा? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक इंटरेस्ट का ताल्लुक है तो आप देखेंगे कि आइंदा जो 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ आएंगी उसके अंदर कम से कम 1% दोनों में कम होगा। तो ये जो आज करंट 12% है, ये 2 महीने के बाद 10% के ऊपर आ जाएगा। इससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में बेहतरी आएगी, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बोरो कर सकेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल्स काफ़ी पिक हुई हैं और ऐसा लग रहा है, देखिए पहले होता था कि आप कोई भी अगर कार ख़रीदना चाहें तो वो आपको फ़ौरन उसके शोरूम से मिल जाती थी, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाज़ कारें जो हैं वो 2 से 3 महीने के बाद अवेलेबल होंगी। अच्छा सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर कहता है कि आप ऑर्डर बुक करा दें, सो मच सो वो ये कह रहा है कि आप 100% पेमेंट एडवांस जमा कराएं तो ये आपको कार जो है 2 या 3 महीने के बाद मिलेगी। अच्छा सर, मैं SIFC के हवाले से पूछना चाहती हूँ। SIFC में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हवाले से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। SIFC की कारकर्दगी को मुस्तहकम होते हुए या एक आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। दूसरा, जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो कितना बढ़ रहा है? देखिए, SIFC जो है वो काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है। वो फॉरेनर्स को कॉन्फिडेंस दी है कि वो आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और ये जो हम माइनिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, इसमें SIFC का बहुत रोल है। और देखिए कि ये अपना मिनरल्स और माइंस वो सेक्टर है जहाँ से आप 3-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट आसानी से हासिल कर सकते हैं। और हमारे ये सारे जो भी मेटल्स हैं, इसकी तमाम दुनिया में डिमांड है, और अगर इसको हम थोड़ा सा और वैल्यू एड करके एक्सपोर्ट करें तो इसकी हमें रेवेन्यू बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें SIFC का बहुत अहम रोल है कि फॉरेनर्स को कॉन्फिडेंस दिलाना। और इसमें जो मेन जो मुल्क हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनमें सबसे पहले तो चाइना है, और चाइना के बाद अब सऊदी अरब भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो रिकोडेक के शेयर्स ख़रीदना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की अलामत हैं। और मैं समझता हूँ कि आप देखिए आइंदा चंद 2-3 महीने में या बजट से पहले काफ़ी बेहतरी आएगी, आपको नज़र आएगी। प्लस इसी तरह से जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जाएंगे। आप जून तक देखिएगा, जो आज भी जो भी रिज़र्व हैं ये 2 से 3 बिलियन डॉलर आसानी से बढ़ जाएंगे। राइट। अच्छा सर, आपने SIFC का जिक्र किया तो यहाँ पे ये पूछना ज़रूरी है कि ओवरऑल अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही बात कर रहे हैं, आपने रेकोडिक का भी जिक्र किया, माइनिंग मिनरल का भी जिक्र किया, अब हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम थोड़ा सा 1 साल के अरसे में काफ़ी चीज़ों पे काबू पा चुके हैं। चैलेंजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो अब हमारे पास जो चैलेंजेस हैं वो डेट सबसे ज़्यादा है। तो अब हमारी किटी में भी पैसे हैं, हमारे पास चीज़ें भी हैं, और फिर थोड़ा सा जो है वो हमें डेट भी पेमेंट करनी है। तो काफ़ी हद तक हम अपने चैलेंजेस से निपट चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े से चैलेंजेस बाकी हैं। सर, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, डेट रीपेमेंट जो है वहाँ पर अभी हमारी बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए रीपेमेंट्स नहीं हो रही हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। आपके पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, एक होम रिमिटेंस का आ रहा है जो अराउंड 36 बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब 3 बिलियन डॉलर पर मंथ आ रहा है। इसी तरह से एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स भी जो है
وہ بمشکل 32 بلین ڈالرز تک آتی ہیں. تو یہ دونوں ملا کے جو ہے تقریباً 65-66 بلین ڈالر ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ بنیادی طور پر آپ کی امپورٹس کو کور کرتی ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے کہ جو ہے کہ جو ڈیٹ ہے جو 120 بلین ڈالر کے ڈیٹ ہیں اس میں ابھی تک کوئی ری پیمنٹ کی پلاننگ نظر نہیں آ رہی. یا تو آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا انکم آ رہی ہے تو پھر آپ کہیں گے جی اس ایکسٹرا انکم میں سے ہم جو ہے سالانہ تقریباً 5-6 بلین یا 8 بلین ڈالر ڈیٹ ریٹائر کریں گے. لیکن ابھی تک ایسی صورتحال نہیں ہے. یقیناً اسٹیٹ بینک بھی کوشش کر رہا ہے لیکن ہماری تمام فارن ایکسچینج کی ہے ہوم ریمیٹنس پلس ایکسپورٹس ملا کے 65-66 بلین ڈالر پہ آ کے رک جاتی ہے. ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ویل تھینک یو سو مچ زبیر طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز. ہم بات کر رہے ہیں جب ڈیٹ سروسنگ کی, آف کورس ہم نے جب اتنے تمام چیلنجز پہ قابو پایا ہے تو یہاں بھی اور یہ چیلنجز بھی ہم یقیناً اس سے کوپ اپ کریں گے اور ان سے بھی نمٹیں گے اور آگے سکسیس کی طرف جائیں گے. اچھا جی, فوریکس اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں, کموڈیٹی اینڈ فوریکس بوتھ اپڈیٹس ہم دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا رہے. لیٹس ہیو اے لک آن اسکرینس. جی کموڈیٹیز سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 2,97,834 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 2,55,616 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $2,849.48, آئل WTI پر بیرل $70.98, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $74.69. کموڈیٹیز اپڈیٹس آپ نے دیکھے. فوریکس اپڈیٹس اب دیکھتے چلتے ہیں. سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 288.3, سیلنگ واز 289.82. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 345.17 روپیز, سیلنگ واز 347.79. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 279.05, سیلنگ واز 279.55. اینڈ لاسٹلی چائنیز وان بائنگ رہی 38.27, سیلنگ واز 38.34. نیکسٹلی جی سی سی کرنسی اپڈیٹس آپ کے پاس جی اسکرینز پر موجود ہیں. سعودی ریال سب سے پہلے بائنگ رہی 74.09, سیلنگ واز 74.22 روپیز. یو اے درہم بائنگ ایٹ 76.21, سیلنگ واز 76.34. عمانی ریال بائنگ رہی 722.9, سیلنگ واز 724.16. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 900.9, سیلنگ واز 902.52. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کے لیٹسٹ اپڈیٹ. آج کی مارکیٹ میں ہم نے دیکھا اکانومی کے حوالے سے تمام ڈیٹیل ڈسکشن. اس ویک کو ہم نے پورا ریپ اپ کیا. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.